नमस्कार, मैं हूं राजेंद्र देव। स्वागत आपका आज का एजेंडा में। बुलेटिन में हम यूपी और उत्तराखंड के हर कोने की बात करेंगे। हमारे साथ जुड़े हुए लखनऊ से मोहम्मद शबाब हमारे सहयोगी, और इसके अलावा देहरादून से सुनील नौप्रभात, मेरठ से उमेश श्रीवास्तव और वाराणसी से उपेंद्र द्विवेदी। आज का एजेंडा शुरू करने से पहले हम बात करेंगे लखनऊ की। वहां से एक बड़ी खबर आ रही है। सीएम योगी ने लापरवाह अफसरों पर कार्रवाई का डंडा चला दिया है। प्रदेश की ट्रैफिक व्यवस्था पर मुख्यमंत्री नाराज है। एडीजी ट्रैफिक एमके बशाल को उन्होंने हटाने का आदेश दे दिया है। इसके अलावा गोरखपुर के सीओ ट्रैफिक पर भी उन्होंने गिराई है गाज। कंपल्सरी रिटायरमेंट की कार्रवाई का आदेश दिया है गोरखपुर के सीओ ट्रैफिक को। रविवार देर रात 3.5 घंटे तक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग चली है और इसके बाद सीएम योगी ने यह आदेश जारी किया है। कानून व्यवस्था पर भी मुख्यमंत्री ने नाराजगी जाहिर की है। कई जिलों के पुलिस कप्तानों के पेंच कसे गए हैं। आपराधिक वारदातों पर कप्तानों से जवाब तलब भी किया गया है। तोंद वाले इंस्पेक्टर्स को थाने की जिम्मेदारी न देने का भी उन्होंने आदेश दिया है। वो इस बात से भी नाराज थे कि बड़ी घटनाओं का खुलासा नहीं हो पाया है। त्योहारों के दौरान लाउड स्पीकर का इस्तेमाल रोकने के भी उन्होंने आदेश दिए हैं। तो एक्शन में मुख्यमंत्री इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के बाद देर रात 3.5 घंटे तक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग उन्होंने की और उसके बाद ताबड़तोड़ आदेश। ऋषभ मणि त्रिपाठी हमारे लखनऊ संवाददाता इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर है। ऋषभ, इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के बारे में और उसके बाद के आदेशों के बारे में थोड़ी सी बात मैंने दर्शकों को बताई है, और ज्यादा जानकारी दें। इस वक्त एमपी और छत्तीसगढ़ के चुनाव में व्यस्त हैं, लेकिन इसके बावजूद वो समय जरूर निकाल रहे हैं उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था और अपराध नियंत्रण से निपटने के लिए, जिसी को लेकर ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग उन्होंने कॉल की थी, क्योंकि उनको फिर से चुनाव प्रचार के कार्यक्रमों में व्यस्त होना है, जिसमें डीजीपी, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर, प्रमुख सचिव गृह, सब वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे। उन्होंने सबसे पहले उन जिले के कप्तानों से जवाब तलब किया है जिनके यहाँ अपराध हुए हैं, उन अपराधों का खुलासा नहीं हुआ है। फिर उसके बाद उन्होंने जो विशेष नाराजगी दिखाई वो उत्तर प्रदेश में ट्रैफिक की व्यवस्था को लेकर का था। सबसे पहले उन्होंने अपने शहर गोरखपुर की बात की, जहां से वो खुद आते हैं। वहां के सीओ ट्रैफिक को उन्होंने सस्पेंड करने का आदेश दिया। फिर बाद में गुस्सा वो इतने थे कि उन्होंने ये कह दिया कि इनको तो कंपलसरी रिटायरमेंट भी दे दिया जाना चाहिए। हालांकि उसका आधिकारिक आदेश आज जारी हो सकता है। शिकायत लगातार मिल रही थी गोरखपुर के सीओ ट्रैफिक के बारे में कि उनके ऊपर अवैध वसूली के भी आरोप हैं। बात जब ऊपर तक गई तो उन्होंने कहा कि जो एडीजी ट्रैफिक है एमके बशाल, उनको भी इस कार्रवाई के लपेटे में लेना चाहिए और उनको भी इनके पद से हटाया जाना चाहिए। उस आदेश जारी किया गया कि एमके बशाल को भी हटाया जाए। साथ ही साथ त्योहारों को लेकर उन्होंने विशेष तौर पर कहा है कि लाउड स्पीकर का इस्तेमाल कोर्ट की गाइडलाइंस के मुताबिक ही किया जाए। किसी को तकलीफ नहीं होनी चाहिए लाउड स्पीकर की आवाज की वजह से। अयोध्या के मुद्दे पर भी उन्होंने चर्चा की है कि विवादित स्थल तक किसी को भी न जाने दिया जाए। 25 नवंबर को धर्म सभा है, उसको लेकर भी व्यापक सुरक्षा के इंतजाम किए जाए। अल्पसंख्यक वर्ग का कोई भी व्यक्ति हो या किसी भी वर्ग का हो, ये सरकार की, पुलिस की जिम्मेदारी बनती है कि उसको कहीं भी असुरक्षा महसूस नहीं होनी चाहिए। उन्होंने जिले के कप्तानों से भी कहा है कि वो फील्ड में निकलेंगे, फुट पेट्रोलिंग करेंगे, पैदल चलेंगे। वो पैदल चलेंगे तभी जनता के अंदर एक मैसेज जाएगा कि हाँ वो सुरक्षित हैं। और उन्होंने ये भी कहा है कि जो तोंद वाले इंस्पेक्टर है उनको थाने की जिम्मेदारी ना दी जाए, उन्हीं को जिम्मेदारी दी जाए जो सक्षम है, जो पूरी तरह से फिट है और जनता के अंदर ये भरोसा पैदा कर सके कि हाँ वो एक सुरक्षित प्रदेश में रह रहे हैं। ऋषभ, डिटेल में आपने बताया, इसमें 2-3 चीजें जो है वो बिल्कुल यूनिक जान पड़ती हैं। जैसे कि उन्होंने कहा कि पैदल चलें अधिकारी जो हैं, और इससे एक मैसेज जाएगा और इससे एक बोध बनेगा सुरक्षा का आम जन के बीच में। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है ऋषभ। और दूसरी, तोंद वाले इंस्पेक्टर्स को थाने न दिए जाए, ये भी अपने आप में एक रिमार्केबल जो है उनका डायरेक्शन है। इसको जो ये आदेश दिए गए हैं, इसकी पुनर्समीक्षा कब, इसको मतलब वो कब रिव्यू कर सकते हैं कि इसमें से कितना लागू हुआ और किस तरीके से चीजें आगे बढ़ रही है ऋषभ? जी राजेंद्र, देखिए ये ऑफिशियल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग थी जिसके मिनट्स ऑफ मीटिंग हमेशा नोट किए जाते हैं। उन्होंने क्या आदेश दिया इसका बाकायदा रिकॉर्ड रखा जाता है और फिर किसी भी समय, हालांकि उन्होंने कोई समय नियत नहीं किया है, लेकिन किसी भी दिन वो इस चीज पे मीटिंग बुला सकते हैं कि पिछली मीटिंग में जो मिनट्स डिसाइड हुए थे उसके ऊपर कितनी कार्रवाई की गई है। जैसा उन्होंने कहा था कि 9 से 11 तक जिले के कप्तान अपने ऑफिस में बैठे सुबह, तो क्या 9 से 11 बैठ रहे हैं, वो इसके ऊपर कोई रिपोर्ट मंगवा सकते हैं। फूड पेट्रोलिंग का जिले के कप्तान, एडिशनल एसपी, सीओ
और थानेदार कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, उसका कोई अभियान चलाया कि नहीं चलाया गया, इसकी भी रिपोर्ट वो तलब कर सकते हैं। तो ये सीएम के ऊपर डिपेंड करता है कि इस मिनट्स ऑफ मीटिंग के आधार पर वो अगली मीटिंग कब बुलाते हैं और कब अपने इन आदेशों की समीक्षा कर सकते हैं कि हाँ उसका कितनी सख्ती से, कितनी कड़ाई के साथ पालन किया गया। जी बहुत धन्यवाद आपका ऋषभ। बड़ी खबर लखनऊ से, सख्त दिखाई दी मुख्यमंत्री योगी, होम डिपार्टमेंट भी उन्हीं के पास, पेच कसे उन्होंने जिला पुलिस कप्तानों के, पुलिस अधिकारियों के, ट्रैफिक पुलिस अधिकारियों के। 3.5 घंटे तक उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बात की। गोरखपुर के सीओ ट्रैफिक को उन्होंने कंपलसरी रिटायरमेंट की बात कही, एडीजी ट्रैफिक का हटा दिया और इसके अलावा साफ कहा कि अधिकारी खुद फुट मार्च करें और इससे एक मैसेज जाएगा, तोंद वाले इंस्पेक्टर्स को थाने न दिए जाएं, वो किसी योग्य नहीं। ये तो थे मुख्यमंत्री योगी के निर्देश कल की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के बाद। अब हम उन खबरों की बात करेंगे जो आज का एजेंडा बनेंगी और इसके लिए अपने सहयोगियों के पास हम चलेंगे जिनका तारुफ मैं पहले करा चुका हूं। मोहम्मद शबाब लखनऊ से हमारे साथ सीधा कनेक्ट है। शबाब, लखनऊ से जो एक बड़ी खबर थी वो अभी मैंने दर्शकों को बताई, आपने भी सुनी होगी, ऋषभ उसके बारे में डिटेल जानकारी दे रहे थे। इसके अलावा लखनऊ में क्या खास है? और देखिए, सबसे पहले तो सबसे बड़ी खबर यही है कि जिस तरीके से कल तकरीबन 3.5 घंटे की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग चली है और ये हालात ट्रैफिक के राजेंद्र नए नहीं हैं, लेकिन फिर भी पिछले साल 1.5 साल से हालात बहुत बदतर हुए हैं और इसके पीछे जो बदइंतजामियां ट्रैफिक की हैं वो हैं। सुनने में ये भी आ रहा है कि जब गवर्नर की फ्लीट जाम में फंस जाए, जब 2 उप मुख्यमंत्रियों की फ्लीट जाम में फंस जाए, जब मंत्री आए दिन जाम में फंस जाएं, तो उन्होंने इंटरनल शिकायत की है मुख्यमंत्री से, जिसके बाद इस तरीके की गाज गिराई जा रही है और कहा यह जा रहा है कि इसका व्यापक असर देखने को मिलेगा। बाकी डिटेल ऋषभ ने आपको बताई है, इस खबर पर भी हमारी नजर रहेगी। इसके अलावा लखनऊ से 80 किलोमीटर दूर अमेठी से दूसरी बड़ी खबर है, जहां पर आज 80 करोड़ की योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास होगा, जिसमें केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी अमेठी पहुंचेंगे। उसके अलावा तकरीबन 1 दर्जन मंत्री हैं जो अमेठी पहुंचेंगे और प्रदेश सरकार की तमाम उपलब्धियों को जनता तक पहुंचाएंगे। तीसरी बड़ी खबर राजेंद्र, लखनऊ में बीजेपी की पदाधिकारियों की मीटिंग से जुड़ी हुई है। आज लखनऊ में प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे पदाधिकारियों की मीटिंग लेंगे, सुनील बंसल भी इसमें मौजूद रहेंगे और कहा जा रहा है कि वो भी पार्टी के कार्यक्रमों का फीडबैक लेंगे और आने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा तय करेंगे। इसके अलावा वसीम रिजवी आज चर्चाओं में रहेंगे। आज 11 बजे उनकी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस है और उन्होंने एक फिल्म बनाई है हलाला और राम मंदिर के निर्माण को लेकर अयोध्या पे, उस फिल्म के वो टीजर को रिलीज करेंगे। ये कुछ खबरें हैं जो आज दिन भर चर्चाओं में बनी रहेंगी। चलिए इस बारे में कुछ और बात हम करेंगे शबाब, लेकिन फिलहाल चलेंगे सुनील नौप्रभात के पास, देहरादून, उत्तराखंड की राजधानी। बताइए सुनील, वहां पर क्या खास है आज? देखिए राजेंद्र, आज उधम सिंह नगर जिले में पुनर्मतदान हो रहा है। कल जो नामांकन पत्र थे उनमें गड़बड़ियां हुई थी वार्ड नंबर 31 पर काशीपुर नगर निगम के लिए। उसके 3 बूथ हैं वार्ड नंबर 31 के। यहां पर जो पार्षद पद के प्रत्याशी थे, नामांकन पत्रों में उनके चुनाव चिन्ह गलत छप गए थे, लिहाजा कल मतदान रोकना पड़ा था। वहां के जो रिटर्निंग अफसर हैं उनको निलंबन की संस्तुति की है जिला निर्वाचन अधिकारी ने। और कल मतदान रोकने के बाद आज यहाँ पर पुनर्मतदान हो रहा है। करीब 3800 के आसपास मतदाता हैं। सुबह 8 बजे से मतदान यहाँ पर शुरू हो चुका है, तो इस पर आज हमारी दिन भर नज़र रहेगी, क्योंकि प्रदेश में केवल एक यही वार्ड है जिसके 3 बूथों पर यहाँ पर पुनर्मतदान हो रहा है। कल यहाँ पर मतगणना होनी है। दूसरी बड़ी बात की कल मतगणना होनी है। प्रदेश भर में बड़ी संख्या में इस बार बम्पर वोटिंग हुई है। करीब 70% मतदान उत्तराखंड में हुआ है निकाय चुनाव में। यहाँ पर 84 निकायों में चुनाव चल रहे हैं। कल मतगणना होगी। ये देखना विशेषकर ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा, क्योंकि यहाँ पर बैलेट पेपर से मतदान हुआ है और करीब 4978 प्रत्याशी मैदान में हैं। कल सभी के भाग्य का फैसला जो है वो पेटियों में बंद हो चुका है। कल इसका फैसला होगा, कल मतगणना होगी। तो इस पूरे कार्यक्रम पर हमारी नज़र रहेगी कि किस तरह से मतगणना की तैयारियां होती हैं, क्योंकि आशंका ये भी जताई जा रही है कि चूंकि बैलेट पेपर से मतदान हुआ है तो इनकी मतगणना में काफ़ी लंबा समय लग सकता है, रात तक का समय लग सकता है। तो चुनाव आयोग इन पूरी परिस्थितियों को कैसे मैनेज करता है ये भी आज हम अपने दर्शकों को बताएंगे। इसके अलावा चूँकि बड़ी संख्या में इस बार प्रत्याशी मैदान में रहे हैं, बम्पर वोटिंग हुई है, ये वोटिंग किसके पक्ष में जाएगी। रिकॉर्ड जो मतदान हुआ है, पहली बार निकाय चुनाव में 2008 में इतना मतदान नहीं हुआ, 2013 में इतना मतदान नहीं हुआ, लेकिन 2018 में रिकॉर्ड 70% मतदान हुआ है। ये रिकॉर्ड मतदान जो बड़ी संख्या में लोग घरों से बाहर निकल के आए,
ये आखिर क्या संकेत देता है, इस पर भी हमारे रिपोर्टर्स तमाम स्थानों से आज एनालिसिस करेंगे कि आखिर जो बम्पर वोटिंग हुई है ये किसके पक्ष में जाएगा। तो राजेंद्र, इस पूरे पर हमारी आज नज़र रहेगी। इसके अलावा नैनीताल हाईकोर्ट ने वहाँ नैनीताल में जो अवैध अतिक्रमण है उन पर भी हम नैनीताल से रिपोर्ट मांगी है। आज जो हाईकोर्ट में रिपोर्ट पेश होगी और माल रोड का जो निर्माण वहाँ पर सुस्त गति से चल रहा है, क्योंकि मानसून काल में माल रोड का एक हिस्सा ढह गया था। बहुत महत्वपूर्ण ये क्षेत्र है, तो हाईकोर्ट ने इस पर भी डीएम नैनीताल को तलब किया है कि आखिर अभी तक माल रोड का जो हिस्सा ढह गया था उसका निर्माण पूरी तरह से क्यों नहीं हो पाया। तो इन तमाम पहलुओं पर आज हमारी नजर रहेगी। ठीक है सुनील, अब हम उपेंद्र के पास चलते हैं। उपेंद्र से हम न सिर्फ वाराणसी का हाल जानेंगे बल्कि ये भी समझेंगे कि पूर्वी उत्तर प्रदेश में आज क्या खास रहने वाला है। ओवर टू यू उपेंद्र। हाँ बिल्कुल, पूर्वी उत्तर प्रदेश में आज देवउठान एकादशी की रौनक बिखरेगी। इस वक्त मैं आपको दिखाऊं कि बड़ी संख्या में पूर्वी उत्तर प्रदेश में जो है आज तुलसी विवाह भी होता है और गन्ने का मंडप सजा के पूजा होती है। माना जाता है कि आज के दिन ही जो भगवान हरि हैं वो योग निद्रा से जागते हैं और इसीलिए योग निद्रा से जाके भगवान का विष्णु पुराण पढ़ा जाता है और पूरे देवउठान एकादशी को लेकर जगह जगह तुलसी विवाह भी होंगे। इस तरीके से आप देखिए सब लोग इस वक्त पूरे वाराणसी में गन्ना सुबह से लोग ले जा रहे हैं। गन्ने का इस तरीके से मंडप बनाया जाएगा और मंडप के बाद उसकी पूजा होगी और जगह जगह तुलसी विवाह भी होंगे। और ये भी माना जाता है राजेंद्र कि जब देवउठान एकादशी होती है तो सनातन धर्म में उस दिन से शुभ मंगल कार्यों की शुरुआत हो जाती है, यानी कि वैवाहिक कार्यक्रम और जो दूसरे कार्यक्रम होते हैं उनकी शुरुआत हो जाती है। लेकिन इस बार जो ज्योतिषी गणना है उसके हिसाब से जो गुरु है वो अस्त है इस वक्त, तो जो मांगलिक कार्यों की शुरुआत होगी वो 15 दिसंबर तक का उसके लिए इंतजार करना होगा। लेकिन आज देवउठान एकादशी और जिसे जो मध्य यूपी है वहां पर इसको ग्यारस भी कहते हैं, वो लखनऊ, कानपुर और जो आगरा वाला हिस्सा है उसे ग्यारस भी कहते हैं। तो इस त्यौहार की आज पूरे पूर्वी उत्तर प्रदेश में रौनक होगी और उसी को लेकर आज सुबह बड़ी संख्या में देश भर से श्रद्धालु पहुंचे थे। उन्होंने गंगा स्नान किया और गंगा स्नान के बाद आज श्री हरि की आराधना का क्रम दिन भर चलेगा। दूसरी बड़ी खबर धर्म संसद को लेकर है। जिस तरीके से राम मंदिर को लेकर सियासी पारा बढ़ा हुआ है, उसी ओर दूसरी ओर काशी में धर्म संसद होने जा रही है। 25 नवंबर को ये धर्म संसद है जिसमें देश भर के हर लोकसभा क्षेत्र से एक धर्माचार्य होगा, हर राजनीतिक पार्टी से एक नुमाइंदा होगा। इसके अलावा जो अन्य धर्म हैं, चाहे वो मुस्लिम हो, ईसाई हो और चाहे सिख हो, उनके यहाँ से भी एक धर्माचार्य को बुलाया गया है। इस धर्म संसद में राम मंदिर समेत बड़े मुद्दे उठेंगे और उसको लेकर भूमि पूजन हो गया है और भूमि पूजन के बाद जो है विश्वनाथ से सोमनाथ तक और जो है एक यात्रा भी निकाली जाएगी और उसके बाद बड़ी संख्या में सीध गोवर्धन में ये जो धर्म संसद है वो हो रही है वहाँ पर रविदास घाट में। तो ऐसे में लाजमी तौर पर है कि जो एक और राम मंदिर को लेकर भले ही अयोध्या में सियासत गर्म है, तो वहीं दूसरी ओर काशी में धर्म संसद को लेकर भी राम मंदिर का मुद्दा उठेगा। तो ऐसे में सबकी निगाह इस वक्त काशी में लगी है और देखने वाली बात होगी, क्योंकि आज से धर्माचार्यों का जो संपर्क का सिलसिला है वो शुरू हो गया है और केदार घाट से लेकर और रविदास घाट तक जगह जगह धर्म संसद के जो होर्डिंग लगे हैं, धर्म संसद को लेकर प्रचार प्रसार किया जा रहा है। तो इस पर हमारी भी निगाह होगी। राजेंद्र, ठीक है उपेंद्र। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बारी है और मेरठ से हमारे सहयोगी उमेश श्रीवास्तव इस वक्त वहां से सीधा कनेक्ट है। बताइए उमेश, क्या खास है? जी हाँ, देखिए राजेंद्र, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर मेरठ के सरधना इलाके से आ रही है। मेरठ के सरधना में बीजेपी के विधायक संगीत सोम के मैनेजर की दबंगई देखने को मिली है। उन्होंने एक युवक को इतना पीटा है कि वो अधमरा हो गया है। जिंदगी और मौत के बीच वो अस्पताल में संघर्ष कर रहा है। मैनेजर पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। इस खबर में आगे क्या डेवलपमेंट होगी इस पर हमारी विशेष निगाह रहेगी, क्योंकि ये एक बड़ा मामला है। और दूसरी बड़ी खबर मेरठ से रहेगी। मेरठ में आज स्वच्छता रैली निकाली जाएगी। नगर विकास मंत्री सुरेश खन्ना यहां पर आएंगे और स्वच्छता रैली में शिरकत करेंगे। ये एक बड़ी खबर रहेगी, क्योंकि मेरठ कूड़े के ढेर पर बैठा हुआ है। यहां कूड़े को लेकर कई बार आंदोलन हो चुका है, ग्रामीण आंदोलित हो चुके हैं कि कूड़ा जिस तरह से पूरे शहर में पटा रहता है, लोग सांस जो है अगर सही सांस ले पाए वो भी दूभर हो गया है। तो ऐसे में आज सुरेश खन्ना मौजूद रहेंगे, नगर विकास मंत्री, और कई क्षेत्रों से ये
रैली निकाली जाएगी, कमिश्नरी पार्क से जिमखाना मैदान जाएगी, सर्किट हाउस से जिमखाना मैदान ये रैली जाएगी, इसके अलावा हापुड़ अड्डे से जिमखाना मैदान ये रैली पहुंचेगी। नगर विकास मंत्री क्या कहते हैं, मेरठ को यूपी के सबसे गंदे शहरों में शुमार किया जाता है, बेहद बदनामी होती है पूरे प्रदेश में, देश में कि ये गंदा शहर है। तो ऐसे में नगर विकास मंत्री यहां पर आएंगे, वो क्या कहते हैं और कैसे लोगों को जागरूक करते हैं कि स्वच्छ रखें और पूरे शहर को स्वच्छ रखें, स्वस्थ रहें। निश्चित तौर पर यह एक बड़ी खबर होगी। और तीसरी बड़ी खबर जो कि सकारात्मक खबर है वो मुरादाबाद से आ रही है। यहां पर ट्रेन 18 देश की पहली स्वदेशी ट्रेन का ट्रायल चल रहा है। यहां पर ट्रायल हुआ है, मुरादाबाद से लेकर के नजीबाबाद तक ये ट्रायल किया गया है। बेहद अत्याधुनिक ट्रेन है, तो ये ट्रेन आज भी इसका ट्रायल जारी रहेगा। तो निश्चित तौर पर ये 3 बड़ी खबरें रहेंगी। ठीक है उमेश साहब, ये बात आपने कह दी और इसी बीच में हमें एक बड़ी खबर मिल रही है वाराणसी से। वाराणसी एयरपोर्ट पर आग से अफरा तफरी फैली हुई है। लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर आग लग गई है। एयर इंडिया विमान सेवा के काउंटर पर यह आग लगी है और आग लगने से एयरपोर्ट परिसर में उस प्रेमाइसेस में अफरा तफरी फैल गई है। फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने इस आग पर काबू पा लिया है। नीतीश पांडे हमारे संवाददाता वाराणसी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनके पास ज्यादा जानकारी है। बताइए नीतीश, क्या अपडेट है आपके पास? अभी तो आग पर काबू पा लिया गया है और बताया ये जा रहा है कि आग शॉर्ट सर्किट से लगी है और इस आग के लगने से जो एयर इंडिया का जो काउंटर है उसके कंप्यूटर और प्लाईवुड के साथ जो काउंटर है वो पूरी तरह से जल के खाक हो गए हैं और आग के अन्य कारणों का भी पता लगाया जा रहा है। लेकिन जिस वक्त आग लगी उस वक्त जो स्थान था और पूरे एयरपोर्ट परिसर में अफरा तफरी का माहौल हो गया। हर कोई ये उस आग को बुझाने के लिए प्रयास करता रहा। तत्काल वहां पे एयरपोर्ट की फायर ब्रिगेड पहुंची जिसने आग पर काबू पा लिया गया। लेकिन सवाल ये उठता है कि बेहद अगर बात करें कि ये जो एयरपोर्ट है यहाँ पे इस तरह से आग का लगना एक बड़ी चूक माना जा रहा है और अब ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि इस आग के लगने से कितने का नुकसान हुआ है और क्या क्या चीजें जलकर खाक हुई हैं। राजेंद्र, कितनी देर तक आग लगी है नीतीश वहां पर? राजेंद्र, अगर इस आग की बात करें तो ये आग की जो पूरी अगर समय सीमा बात करें तो लगभग 10 से 15 मिनट तक पूरी तरह से अफरा तफरी का माहौल रहा। जैसे ही आग काउंटर के पास दिखाई दी और जैसे ही सूचना एयरपोर्ट प्रशासन और एयरपोर्ट के अन्य जगहों पर पहुंची, उसके बाद तत्काल वहां पे फायर ब्रिगेड पहुंची और आग पर काबू पा लिया गया। लेकिन अभी तक आग लगी में कितना नुकसान है इसको पता लगाने की कोशिश की जा रही है। कंप्यूटर जलकर खाक हुए हैं और इसके साथ ही प्लाईवुड और काउंटर पूरी तरह से जल के खाक हो गया है। शुक्रिया नीतीश आपका। वाराणसी एयरपोर्ट पर आग से अफरा तफरी, तकरीबन 10 से 15 मिनट तक ये एयर इंडिया के काउंटर पर आग लगी रही। ये आकलन किया जा रहा है कि इसने क्या क्या डैमेज किया है, क्या क्या नुकसान हुआ है इससे। फायर ब्रिगेड जो एयरपोर्ट पर था उसने इस पर काबू पा लिया, लेकिन ये आग लगी कैसे, ये वाकई चिंता की बात है। वापस मेरठ चलते हैं, वहां से हमारे सहयोगी उमेश लगातार हमें बता रहे थे कि क्या खबरें वहां पर बड़ी रहने वाली हैं। आप बता रहे थे कि मेरठ सबसे गंदे शहरों में शुमार किया जाता है और जब नगर विकास मंत्री उमेश वहां पर होंगे तो अपेक्षा होगी कि वो बताएं कि वो इसके लिए क्या कर रहे हैं। इस पे आपने जाहिर सी बात है आम लोगों से भी चर्चा की होगी उमेश कि ऐसी स्थिति क्यों है और वो क्या चाहते हैं, क्या कहना था उनका? जी हाँ, देखिए नगर विकास मंत्री आज शहर में होंगे, स्वच्छता रैली निकालेंगे। जिन जिन मार्गों से नगर विकास मंत्री को गुजरना है वो आज चमचमा रहे हैं, जगमगा रहे हैं, ये कह सकते हैं। रात से ही यहाँ पर कार्य चल रहा है और किसी तरह की कोई दिक्कत इस मार्ग में ना हो। अगर ऐसे ही सारे मार्ग हो जाएं, अगर ऐसे ही पूरे शहर का हाल हो जाए तो ये जो उत्तर प्रदेश में सबसे गंदे शहरों में शुमार किया जाता है मेरठ, वो ना हो। जब नगर विकास मंत्री आ रहे हैं तो नगर निगम भी चौकन्ना हो गया है, नगर आयुक्त भी चौकन्ने हो गए हैं, जिलाधिकारी भी चौकन्ने हो गए हैं और उन मार्गों को चमचमा दिया गया है। तो लोगों का यह कहना है कि अगर रोज इस तरह से मंत्री आए और रोज इस तरह से स्वच्छता रैली निकाली जाए तो शायद शहर का कायाकल्प हो जाए। नगर निगम जो कि अपने एसी कमरों में बैठ करके बिल्कुल कुंभकर्णी नींद में सोया रहता है वो जाग जाए, क्योंकि जिस तरह से शहर का हाल है, जिस तरह से शहर कूड़े के ढेर से पटा रहता है, पूरा का पूरा शहर बदबूदार बना रहता है। ऐसे में अगर आज नगर विकास मंत्री आएंगे तो उनसे हम सवाल जरूर करेंगे
करेंगे, उनसे हम पूछेंगे कि नगर निगम आखिर इतनी कुंभकर्णी नींद में सोया क्यों रहता है। आज आप आए हैं तब शहर का ये हाल है, जिन जिन मार्गों से आपको गुजरना है वो चमचमा रहे हैं और बाकी मार्ग सड़ रहे हैं। पूरा का पूरा शहर कूड़े के ढेर पर बैठा हुआ है। तो ये एक बड़ी खबर आज रहेगी स्वच्छता रैली को लेकर के, इस पर हमारी निगाह रहेगी। और दूसरी बड़ी खबरों का हम जिक्र हम लगातार कर रहे थे कि मुरादाबाद में किस तरह से देश की पहली स्वदेशी ट्रेन का ट्रायल चल रहा है। ये बेहद सकारात्मक खबर है और इस खबर पर भी हमारी नजर रहेगी। ठीक है, अब चलेंगे लखनऊ शबाब के पास। शबाब, आपने बताया कि आज बीजेपी मंथन करेगी कि उनकी बाइक जो रैली थी, कमल संदेश यात्रा थी, वो कितनी सफल रही और आम जनमानस तक जो है उन्होंने कितनी मजबूती संदेश पहुंचाया है। कौन कौन से बड़े लीडर्स इस मंथन में शामिल होंगे, एक बात। दूसरी बात, वसीम रिजवी की फिल्म का आप जिक्र कर रहे थे, उसके बारे में दर्शकों को बताएं। और देखिए, पहले बीजेपी की खबर से आपको रूबरू करा देते हैं। आज पदाधिकारी रहेंगे जिसमें सुनील बंसल प्रदेश अध्यक्ष, डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे, इसके अलावा संगठन के तमाम दूसरे जो बड़े जो अधिकारी हैं, मंत्री हैं, वो रहेंगे। मेरे बाएं तरफ बीजेपी का दफ्तर है, कैमरामैन आपको दिखाएंगे कि वहाँ पर चहलकदमी जो है वो थोड़ी बढ़ गई है और 11 से 12 के बीच में ये मीटिंग का वक्त जो है वो मुकर्रर किया गया है। साफ तौर से अभी परसों जो बीजेपी की कमल संदेश रैली जो हुई थी, बाइक रैली जो हुई थी, उसका फीडबैक लेंगे। इसके अलावा बीजेपी चुनावों से पहले कई कार्यक्रम करने वाली है जिसको लेकर के एक रूपरेखा तय की जाएगी। उसी की एक कड़ी आप अमेठी में भी देख सकते हैं, जैसे कि वहां पर स्मृति ईरानी पहुंच रही हैं। तमाम प्रदेश के तकरीबन 1 दर्जन मंत्री हैं, जिसमें मंत्री राज्य मंत्री मोहसिन रजा हैं, बलदेव सिंह औलख हैं, इसके अलावा विधायक इलाके के हैं, सांसद और दूसरे इलाकों के जो बड़े लीडर हैं वो वहां पर मौजूद रहेंगे। 11 बजे के आसपास स्मृति ईरानी का भी वहां पर पहुंचने का कार्यक्रम है, लिहाजा वहां पर भी चहलकदमी ज्यादा है। तो कहीं ना कहीं बीजेपी अपने एजेंडे को लेकर के तय है। चुनावों से पहले वो कोई कोर-कसर छोड़ना नहीं चाहती। जनता तक हर बात को पहुंचाया जा सके, इस बात को लेकर के ही जो कमल संदेश रैली जो निकाली गई थी उसमें जो है वो खुद बड़े जो अधिकारी थे, जो मंत्री थे, जो नेता थे, वो मौजूद रहे थे। दिनेश शर्मा, योगी आदित्यनाथ ने हरी झंडी दिखाई थी तो दिनेश शर्मा खुद बाइक के पीछे बैठकर लोगों को संदेश देते नजर आए। तो उसी का फीडबैक है, कैसे चीजों को और दुरुस्त किया जाए, क्या लूप होल्स रह रहे हैं, इन पर काम किया जाएगा। दूसरी बात जो आपने वसीम रिजवी की कही, वसीम रिजवी एक फिल्म बना रहे हैं अयोध्या को लेकर के। इस फिल्म का नाम है अयोध्या। इसका आज एक टीजर रिलीज किया जाएगा लखनऊ के एक होटल में, जहां पर वसीम रिजवी ने इस फिल्म को लिखा भी है। निर्माता और निर्देशक वही इस फिल्म के हैं और इस फिल्म को लेकर के भी बड़ी चर्चाएं हैं। कहा यह जा रहा है कि अयोध्या राम मंदिर विवाद से जुड़ी हुई फिल्म है और वसीम रिजवी इस वक्त जो है वो कोई भी मौका अयोध्या और उससे जुड़े हुए मसलों को लेकर के छोड़ना नहीं चाहते। उसी कड़ी में आज वो फिल्म चर्चाओं में रहेगी शबाब, इसमें कोई शक दिखता नहीं मुझको। वो फिल्म चर्चा बटोरेगी, सुर्खियां बटोरेगी। हम चलेंगे सुनील के पास। सुनील, काउंटिंग की तैयारी है और हाईकोर्ट में मसला, इसके अलावा क्या खास है वहां पर? राजेंद्र, अभी उधम सिंह नगर में पुनर्मतदान हो रहा है। आज प्रमुखता के साथ इस खबर पर हमारी नज़र रहेगी क्योंकि यहाँ पर कल मतदान रोका गया था। 3 वार्ड, एक वार्ड के 3 बूथ हैं जहाँ पर करीब 3800 के आसपास मतदाता हैं। यहाँ पर आज मतदान चलेगा, शाम 5 बजे तक मतदान होगा। क्या कुछ इस मतदान के दौरान रहेगा, क्योंकि कल बड़ा बवाल यहाँ पर हुआ था जब देखा गया कि मतपत्रों में अचानक जो चुनाव चिन्ह थे प्रत्याशियों के वो बदले हुए थे। तो इसके बाद हंगामा हुआ और हंगामा होने के बाद यहाँ पर मतदान रोक दिया गया था। हालांकि जो मेयर पद के लिए काशीपुर नगर निगम का जो मतदान होना था वो तो हुआ, लेकिन पार्षदों का मतदान रोक दिया गया था। वहाँ पर आज पुनः मतदान हो रहा है, तो इस पर हमारी प्रमुखता के साथ नज़र रहेगी। इसके अलावा कल जो मतगणना जो होनी है उसकी क्या तैयारियां निर्वाचन आयोग करता है, क्योंकि उत्तराखंड में इस बार बैलेट से निकाय चुनाव हुए हैं, बड़ी संख्या में वोट पड़े हैं, तो मतपत्रों को उनको प्रॉपर गिनती करना एक समय बहुत बड़ी चुनौती होगी सुनील, बेशक बिलाशुबा इसमें कोई शक नहीं है, बहुत बड़ी चुनौती होगी मतपत्रों की गणना करना। उपेंद्र के पास एक बार फिर से चलेंगे वाराणसी। उपेंद्र, संक्षिप्त में बताइए, इस बार देवोत्थान एकादशी का उत्साह आपको पिछले वर्षों जैसा दिख रहा है या जिस ज्योतिषीय गणना की बात कर रहे थे उसकी वजह से थोड़ा सा ठंडा है हिसाब? देखिए राजेंद्र, इसमें जो देवोत्थान एकादशी है वो वैसे ही रौनक है, वैसे ही धूमधाम से मनाई जाएगी, वैसे ही विधि विधान से उसकी पूजा होगी। लेकिन एक जो बात मैंने बताई कि आज से मंगल कार्यों की शुरुआत हो जाती है। माना जाता है कि श्री हरि योग निद्रा में सोए रहते हैं, आज से ही वो नींद से उठते हैं, योग निद्रा से उठते हैं और उसके बाद उनके आशीर्वाद से मांगलिक कार्य शुरू हो जाते हैं।
तो देव उठान एकादशी को लेकर वैसे ही सुबह कार्तिक पर जो घाट पर स्नान हुआ, बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं स्नान किया। अभी इस वक्त देखिए आप ये गंगा खरीद के जा रहे हैं भाई साहब। आज क्या देव उठान एकादशी है क्या जी? आज पूजा करेंगे आप लोग? हाँ, एकादशी का पूजा करेंगे। एकादशी की पूजा करेंगे तो कहाँ से गन्ने की पूजा अभी होती है? गन्ने का भी होती है और कम का भी होता है और सिंघाड़ा। तभी आपने सिंघाड़े भी लिए। हाँ, तो ये राजेंद्र ठीक उपेंद्र, हमने सुना, हमने देखा, आपने बिल्कुल एक आम व्यक्ति से बात की, आम आदमी से बात की और हम देख सकते हैं, हम पढ़ सकते हैं भावनाएं चेहरों पर। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। शबाब, उपेंद्र, उमेश और सुनील, नवप्रभात, तमाम बड़ी खबरें जो आज एजेंडा बन सकती हैं उनके बारे में हमारे दर्शकों को बताने के लिए। हमारी पहुंच आपकी ताकत है। हम News18 UP देखने के लिए लॉग ऑन करिए news18up.com, फेसबुक पेज /News18UP, ट्विटर हैंडल @News18UP और यूट्यूब चैनल /News18UP उत्तराखंड। और ऐसे ही News18 उत्तराखंड के लिए लॉग ऑन करिए news18uk.com, फेसबुक पेज /News18UK और यूट्यूब चैनल /News18UP उत्तराखंड। धन्यवाद।